उसको भी सॉर्ट कर लेना, देखना क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या ठीक कर सकते हैं। फाइल्स में अंदर डेटा लगा हुआ है कि नहीं, ऐसी पंच है कि नहीं, पंच नहीं है। हाँ मैं आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी। हाय एवरीवन। कितनी देर है आपके पास? 40 मिनट मतलब 3। हाय पुनीत, हाय एवरीवन। यस मैम। आर यू गाइज रेफरिंग टू योर सिलेबस ऑल्सो कि क्या क्या हम कवर करते जा रहे हैं और क्या बचा है, सब पता चल रहा है आप लोगों को? बिजनेस लॉ में थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि आपको थोड़ा सेक्शंस भी याद रखने हैं और अपनी अपनी लैंग्वेज में आप बहुत ज्यादा नहीं लिख पाओगे, तो इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे और सब्जेक्ट्स में आप अपने आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में चीजें लिख सकते हैं, इसमें आपको लॉ की लैंग्वेज में ही लिखना है। तो जो लैंग्वेज है टॉपिक गिवन वैसे ही आपको लिखना है। सो हमने होल्डर्स एंड होल्डर्स इन ड्यू कोर्स कंप्लीट किया था उस दिन, कि होल्डर क्या है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद अब मैं आपसे जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट है आपके सिलेबस में डिजिटल सिग्नेचर। आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। जनरली ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और लोग इसको ऑथेंटिक भी मानने लगे हैं और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है और बहुत सारी वेबसाइट्स में, जो कि स्क्रीन मेरी विजिबल हो गई है आप लोगों को? ओके यस मैम। ओके सो सॉरी, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को जनरली आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट कर रही है। किस तरह से? जैसे कि आप देखें, जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे अगर कोई डेटा अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद उसको अप्रूव करना है या अथेंटिक करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, जैसे हम सिग्नेचर करते हैं अपने, एक होता है कि हमने कोई पेपर प्रिंट लिया हुआ है, उस प्रिंट आउट पर या उस कोई भी एक पेपर पे जब आप साइन कर रहे हैं तो वो आपका सिग्नेचर हो गया जो आपने ऑफिशियली किया। लेकिन अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में पड़ा है, फॉर एग्जांपल अभी ये वर्ड की फाइल है या पीडीएफ, इसको आप कन्वर्ट कर दो या कुछ भी ऐसा, तो एक जो फाइल सिस्टम में पड़ी हुई है, उस फाइल को अगर आपको साइन करना है तो सिर्फ आप ही हो पुनीत क्लास में, और कोई है ही नहीं। एक सेकंड में ग्रुप में मैसेज डाल दूं बाकी सबको ज्वाइन करने के लिए। ओके सो डिजिटल सिग्नेचर आपने देखा होगा कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जैसे अब ये डॉक्यूमेंट है, इसको अगर आपको साइन करना हो तो कैसे करोगे? कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके सिस्टम में पड़ा है और आपको उसको साइन करके कहीं सॉफ्ट कॉपी में ही साइन करना है और सॉफ्ट कॉपी में आगे उसको भेजना है, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर की एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी मार्केट में है और यूज भी हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली है क्या? इट्स अ मैथमेटिकल स्कीम टू वेरीफाई एनी ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके सिस्टम में पड़ा है, कंप्यूटर में पड़ा है या सॉफ्ट कॉपी में पड़ा है, उसको हम डिजिटल डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस डिजिटल डॉक्यूमेंट को या उस सॉफ्ट कॉपी को अगर हम सॉफ्ट कॉपी की तरीके से ही साइन कर दें, ऑथेंटिक कर दें, उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ये होता कैसे है? आपके अपने डिजिटल सिग्नेचर जो है आपकी अपनी एक आईडी पर इशू होता है, जो कि आपका मे बी पैन, आधार, कुछ एक ऐसी चीज आईडी जो आपकी अपनी है, जो यूनिक आईडी है, जो किसी और की नहीं है, वो उस आईडी पर ये इशू होता है डिजिटल सिग्नेचर। और जनरली ये सिग्नेचर को आप सेव करके रखते हैं, एक आपको पेन ड्राइव जैसा कुछ मिलता है इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर बेसिकली उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं कि वो आपका डिजिटल सिग्नेचर है। आपको जब भी कोई डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट जो कहीं पर सेव है, किसी लोकेशन पे, किसी कंप्यूटर पे, किसी डेस्कटॉप पे या किसी और लैपटॉप पे,
उसमें आप उस अपने डिजिटल सिग्नेचर को, जो डिवाइस है वो पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है, उसको कनेक्ट करेंगे और ऑथेंटिसिटी चेक करने के, यानी कि आप डिजिटली उस पर्टिकुलर सॉफ्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें, आप सपोज पीडीएफ फाइल है, उसमें ऑप्शन आता है आपका सिग्नेचर का या वेरिफिकेशन का या कुछ, उसमें ऑप्शन में जाके और आप अपना उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर आपको वो अपना डिजिटल सिग्नेचर कनेक्ट करना है और किसी भी आप डॉक्यूमेंट को उससे डिजिटली सर्टिफाई या सिग्नेचर आप उस पर कर सकते हो। और जब आप वो कर दोगे, उसके उसका एक पासवर्ड, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होता है बेसिकली, वो पेन ड्राइव विल आल्सो बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जिसका पासवर्ड सिर्फ आपको पता होगा, सो दैट कोई और, किसी और को अगर वो पेन ड्राइव मिल भी जाता है तो पासवर्ड के बिना कोई आपका सिग्नेचर को यूज ना कर सके। तो जनरली कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट जो कहीं पर भी सेव है और आपको उसी पर्टिकुलर डिवाइस में उसको डिजिटली साइन करना है, तो आप उस डिवाइस पर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, जो व्यू या ऑप्शन होता है, व्यू का ऑप्शन उसमें आते हैं, और आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन में जाके, एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज। हेलो मैम, मेरी एक और क्लास स्टार्ट हुई है अभी, मतलब मैं ऑनलाइन क्लास में ही होगी हूँ, ये अभी चलेगी 30 मिनट्स। हाँ जी। तो बेसिकली अब वैलिड डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अलाउ करता है कि आपने उस किसी भी डॉक्यूमेंट को जो सॉफ्ट कॉपी में सेव्ड है उसको डिजिटली आपने सर्टिफाई कर दिया, अब आप उसको कहीं पर भी आगे फॉरवर्ड करें, मेल करें, कहीं पर किसी वेबसाइट पे अपलोड करें, वो ऑथेंटिक है कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इस पर्सन ने साइन किया हुआ है। अब वो सिग्नेचर दिखेगा कैसे? लास्ट जो पेज होगा उस डॉक्यूमेंट का, उस पेज पे आपका नेम आ जाएगा, डिजिटल साइन होने का एक पर्टिकुलर सिंबल भी होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ठीक है, ये पर्टिकुलर साइन जो है इस पर्सन ने डिजिटली साइन करा हुआ है, यानी कि इस पर अब उसके पेन से साइन लेने की जरूरत नहीं है, बट डिजिटली उसने साइन कर दिया, तो दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज एज गुड एज कि किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आपके पास है और उस पर किसी ने हाथ से साइन करे हों। तो इसीलिए लिखा है ये, दैट लाइक रिटन सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन ऑफ द एसोसिएटेड इनपुट एंड मैसेज। हम अपना साइन जब किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक तो अपनी ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं कि हाँ, हमें वो डॉक्यूमेंट समझ आ गया, उस पर क्या लिखा है, क्या उस पर जो उसके अंदर लिखा है, हम उस टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके भी करते हैं, अग्री भी करते हैं और फॉलो भी करेंगे। तो यही सेम चीज होती है डिजिटल सिग्नेचर की भी। डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो ऑथेंटिकेट्स द सोर्स ऑफ द मैसेज, और आप उसको, वो पर्टिकुलर जो आपका सोर्स है वो कहीं से भी हो सकता है, इट कैन बी कि आपको डॉक्यूमेंट कहीं मेल पर रिसीव हुआ हो, या आपने वो डॉक्यूमेंट खुद बनाया हो, या कोई फॉर्म हो जो कि किसी आपको दूसरी फॉर्मेट में मिला हो, आपने उसमें अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए साइन करा हो, कुछ भी हो सकता है। तो मेन फीचर्स डिजिटल सिग्नेचर के क्या है? एक तो ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी का मतलब जो हम सिग्नेचर, रिटन सिग्नेचर पे ऑथेंटिसिटी बनाते हैं, वही डिजिटल सिग्नेचर से भी हम ऑथेंटिसिटी बनाते हैं किसी भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट की। अब आप उसका ऑलरेडी एज इट इज प्रिंट आउट ले लीजिए, जो डिजिटली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है उस पर आपके सिग्नेचर का प्रिंट भी आ जाए, प्रिंट पर भी आ जाएगा, डिजिटली सिग्नेचर है उस पर, तो साइन होने की जरूरत नहीं है। जनरली आपको पेन से फिर उस डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट पे साइन करने की जरूरत नहीं है, या तो साइन डिजिटली भी ना हो तो आप साइन करेंगे, या फिर डिजिटली साइन है तो फिर आपको उसमें मैनुअल साइन पेन से करने की जरूरत प्रिंट आउट पे नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही प्रिंट आता है। ठीक है, तो पहला जो फीचर हो गया वो ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन की ऑथेंटिसिटी चेक होता है। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर से, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नेचर जनरली एक पेन ड्राइव के अंदर आपका एक सिग्नेचर सेव हो गया, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सेव हो गया, सिक्योर हो गया। आपको पता होगा जापान एक कंट्री है जहां पे कि कोई अपने हाथ से साइन नहीं करता, जापान में हर किसी को अपना एक सिग्नेचर का ना एक स्टैंप दी जाती है, और वो सिग्नेचर की स्टैंप नहीं होती है, उस स्टैंप के कोई उसका एक, यू कैन से पिक्चर या छोटा सा कुछ एक फॉर्मेट होता है जो हर एक किसी पर्सन को दिया जाता है, और वो हर किसी पर्सन का यूनिक होता है, और कोई और उसको ओपन नहीं कर सकता, पासवर्ड के थ्रू ही प्रोटेक्टेड रहता है। इन द सेम फैशन डिजिटल सिग्नेचर भी पेन ड्राइव में सिक्योर रहता है डिजिटली एक पर्सन का, और उसको कोई और लगा भी ले, किसी को मिल भी जाए अगर, आप उसको इंसर्ट भी कर लोगे अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, बट उसको यूज करने के लिए जैसे आपको सर्टिफाई करोगे डॉक्यूमेंट और ऑप्शन पे जाओगे तो वो आपसे बोलेगा पासवर्ड डालने, तो वो पासवर्ड अगर आपको नहीं पता तो आप किसी और का डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं कर सकते। और वही चीज की अगर आप किसी और की कोई चीज जो
यूज करने लायक नहीं है आपसे और आप वो नहीं कर पा रहे हो का मतलब वो इंटेग्रिटी है, यानी कि ये चीज इंटेग्रिटी इशू में नहीं आता। तो sometimes the sender and the receiver of a message need an assurance that the message was not altered during the transmission, जिस नेचर से ये पर्टिकुलर चीज जो है इंटेग्रिटी जो है वो फुलफिल होता है। कैसे? जब किसी ने कोई डॉक्यूमेंट डिजिटली सर्टिफाई कर दिया उसके बाद उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, या एडिटिंग हो रही है तो डिजिटली सर्टिफिकेशन फिर से मांगेगा, वो डिजिटल से फिर से आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने सर्टिफाई कर दिया तो इसका मतलब वो करेक्ट है और आपने सब कुछ पढ़ने के बाद ही करा है, उसके बाद कोई चेंजेस उसमें नहीं होना। तो दैट इज व्हाट इंटेग्रिटी इज। नॉन रेपुटेशन, अ सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग अ मैसेज व्हिच हैज अ डिजिटल सिग्नेचर। अब सपोज नॉन रेपुटेशन का क्या मतलब होता है कि कोई दूसरा पर्सन मना नहीं कर, टाल नहीं सकता इसको कि मैंने तो साइन किया ही नहीं। जैसे होता है ना बहुत बार क्या बोलते हैं, ये मेरे साइन नहीं है, चेक पे मैंने साइन नहीं करे या मैंने इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करे। कोई कुछ लोग ये भी फ्रॉड करते हैं, साइन तो करते हैं बाद में बोलते हैं मैंने साइन नहीं करे, ये मेरे साइन नहीं है, ये कुछ ऐसा है। तो डिजिटल सिग्नेचर से हम उस चीज से भी बच जाते हैं। नॉन रेपुडिएशन नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपने साइन नहीं करा तो डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर हुआ कैसे? क्योंकि वो तो पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। आपने किसको अपना पासवर्ड दिया? किसी और ने कैसे आपका डिजिटल सिग्नेचर यूज करके पासवर्ड यूज कर लिया और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपके सिग्नेचर से। तो नॉन रिपीटेशन है, आप इसको नहीं बोल नहीं सकते ये चीज कि भाई मैंने ये नहीं करा। ऑथेंटिसिटी इतनी ज्यादा है उस चीज की। ठीक है। आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अब हम नेक्स्ट वही पढ़ेंगे। ये थोड़ा छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को हमें पहले पढ़ना है। 2000 में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, इस पर्टिकुलर एक्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया, जिसमें कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं उनका मतलब ये है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 3 जो है आईटी एक्ट 2000 का, उसमें डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर को हम ऑथेंटिक मानेंगे। गवर्नमेंट ने ही इस चीज को ओके करा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू अगर हम चाहें तो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब मेल के थ्रू भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू अगर आप भेज रहे हैं और वो सर्टिफाइड है ऑलरेडी डिजिटल सिग्नेचर, तो हमें उसको लीगल मानना होगा और हमारा लॉ भी उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये उस पर्सन ने साइन किया हुआ है या ये उस पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर है, तो हम इसको एज गुड एज हिज सिग्नेचर मानेंगे और उसको ऑथेंटिसिटी उस पर्सन की एक्सेप्टेंस भी मानेंगे उसको। ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन पी जो है ऑफ आईटी एक्ट, वो ये कहता है डिजिटल सिग्नेचर, वहां पर डिफाइन है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। यानी कि सेक्शन 3 में तो उसको रिकॉग्निशन मिल चुका है कि ये ठीक है बात और हमें इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सेक्शन 2 में बताया गया डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 3 के हिसाब से अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई भी मतलब सॉफ्ट कॉपी हो जाती है उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर रहे हैं तो उसको हम डिजिटल सिग्नेचर कहेंगे। ठीक है। ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ना। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डिजिटल सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन। इट इज अ प्रोसेस फॉर कंफर्मिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। ये प्रोसेस है जिससे कि एक पर्सन की आइडेंटिटी कंफर्म हो रही है कि कौन पर्सन साइन कर रहा है। डिजिटल सिग्नेचर में जब साइन हो जाता है कोई डॉक्यूमेंट तो उसमें नाम आता है बंदे का कि इसने साइन करा है। ठीक है। आइडेंटिटी उस पर्सन की होती है कि किसने साइन करा है। इंटेग्रिटी उसी बंदे की हो जाती है। अगर उसने, वो ये कह रहे हैं मैंने साइन नहीं करा और डिजिटल सिग्नेचर प्रूव हो जाता है कि उसी का ही है, तो भी वो बंदा ही लायबल है, क्योंकि वो कैसे उसने अपना डॉक्यूमेंट किसी और को दे दिया या अपना इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे दिया जिससे कि वो दूसरे कोई और डॉक्यूमेंट, इलीगल डॉक्यूमेंट्स भी ऑथेंटिकेट करते और नाम आपका ही आएगा। ठीक है। सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में पास हुआ था, वो ये कहता है subject to the provision of this section any subscriber can fix his digital signature and hence authenticate any electronic record। affix जो बताया है इन्होंने, उसका मतलब ये, जैसे कि सपोज ये वर्ड फाइल है ना, या कोई पीडीएफ फाइल है, जब हम डिजिटल सिग्नेचर से उसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो हमारा सिग्नेचर जो होगा वो उसके लास्ट वाले पेज पे या जिस पेज, जो भी पेज ओपन होगा और जब हम इंसर्ट करेंगे अपना डिजिटल सिग्नेचर, तो वहां पे उस पेज में वो नीचे साइड में एफिक्स होता हुआ दिखेगा, यानी कि हमारा सिग्नेचर वहां पे फिक्स हो गया। Any subscriber can affix his digital signature and hence authenticate an electronic record। ठीक है। And asymmetric crypto system and hash function envelope and transfer the initial electronic record into another record। अब क्रिप्टो सिस्टम समझ में आता है हमें। क्रिप्टो सिस्टम इज जैसे क्रिप्टो करेंसी भी है। दिस वर्ड बेसिकली इज रिलेटेड टू ऑनलाइन थिंग और समथिंग विच इज रिलेटेड टू सॉफ्ट कॉपी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को जब हम बोलते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन कोई यूज नहीं कर रहा, उसकी कोई अदरवाइज वैल्यू नहीं, कुछ नहीं है, बट मार्केट वैल्यू अगर आप देखें उसकी, क्रिप्टो करेंसीज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कॉइन्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, कॉइन्स कहीं एक्चुअल में विजिबल कहीं है भी नहीं, वर्चुअल करेंसी है, कोई देख नहीं सकता। सो इन द सेम फैशन ये भी जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये सिस्टम भी क्रिप्टो सिस्टम है जो कि किसी को छूने से नहीं पता चल रहा, बट हम कोई भी एक सॉफ्ट copy of any document can be authenticated through this crypto system। कि इलेक्ट्रॉनिकली ही सब कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ही हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मींस से ही हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द पब्लिक की, पब्लिक की जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक ये पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर जो है एक उसमें सेव हो जाता है, कोई पेन ड्राइव आपको मिल जाती है, एक की, उसको हम की भी बोल सकते हैं कि आपको वो आपकी की मिल गई, वो की किस चीज की है, आपके डिजिटल सिग्नेचर की है, वो किसी चीज में तो आपको मिलेगी ना, तो वो पेन ड्राइव की फॉर्म में होती है, और वो पेन ड्राइव जनरली उसको हम की बोलेंगे, उसको हम उसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इंसर्ट करते हैं जहां पे कि हमारा डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेव है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट जिसको हमें ऑथेंटिकेट करना है या साइन करना है डिजिटली, हम उसी डिवाइस में वो इंसर्ट करेंगे अपना की को, और अपने पासवर्ड के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट को जो सिस्टम में सेव है हम उसको डिजिटली साइन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एवरी सब्सक्राइबर, उसका एक पब्लिक की का मतलब हो गया वो जो पेन ड्राइव है, ठीक है। नाउ दैट पर्टिकुलर पब्लिक की इज सेव्ड विद अ पासवर्ड, उसको प्राइवेट की बोल देते हैं। So that private key basically is the password through which that public key is saved। या आप अपना उस पेन ड्राइव को या जिसमें आपका वो डिजिटल सिग्नेचर सेव्ड है बेसिकली, उसको आप सेव कर रहे हो पासवर्ड से, या पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना रहे हो, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड प्राइवेट की, जो कि आपसे वो डिमांड करेगा ही करेगा whenever you will insert that pen drive in any system and go to the process to insert that digital signature। वो आपसे कुछ एंड में यही पूछेगा, insert the password now। पासवर्ड आपने इंसर्ट कर दिया तो वो आपका उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपके डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर देगा, वरना नहीं हो पाएगा, वरना वो नहीं होगा। ठीक है। सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, अब सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर एक और टर्म है। अब डिजिटल सिग्नेचर हमने पढ़ लिया, सेक्शन 3 में डिफाइंड है। सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 15 में डिफाइंड है। इसका क्या मतलब है? We can also verify। अब सपोज करिए मैंने बोला कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर दिया, अपने डिजिटल सिग्नेचर से मैंने इसको साइन कर दिया, आप इसको मान लीजिए। सेक्शन 15 में ये डिफाइंड है कि कोई भी डिजिटल सिग्नेचर को हम सिक्योर कैसे बना सकते हैं। सिक्योर कैसे होगा? वेरिफिकेशन के थ्रू होगा। देयर इज अ प्रोसेस टू वेरीफाई दैट आल्सो। ठीक है। किसी भी सिग्नेचर को वेरीफाई करना कि हाँ ये इस पर्सन का ही डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं है, उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में। एंड ये किस लिए किया गया? टू हैव द सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। सो दैट थ्रू द सिस्टम वी कैन आइडेंटिफाई द सब्सक्राइबर और द सिग्नेटरी, जो सिग्नेटरी है जिसने साइन करा है उसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और हर पर्सन का, चाहे अब समझ लीजिए हमारे अगर कंट्री में 150 करोड़ लोग हैं और 150 करोड़ लोग अपना अलग अलग डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं, तो वो डिजिटल सिग्नेचर हर किसी पर्सन का यूनिक ही होगा, किसी दूसरे से डिजिटल सिग्नेचर किसी का भी मैच नहीं करेगा। एक
जो हमारी आईडी होती है, एक आईडी पर एक पर्सन को जिस सिग्नेचर मिला वो सबसे यूनिक होगा, दूसरे से कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। और यूनिक है इसलिए हम उसको वेरीफाई भी कर पाएंगे कि ये जो यूनिक सिग्नेचर है ये हमने किस आईडी पर रजिस्टर किया हुआ है, इस आईडी पर रजिस्टर किया हुआ है, इफ्तारा के नेम पर करा हुआ है, XYZ के नाम पर करा हुआ है, ABC के नाम पर करा हुआ है। वो इमीडिएटली रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन जब हमें करनी है तो हम इजिली कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर से वो चीज ऑथेंटिकेट हुई है। क्लियर है ये चीज? पुनीत, पारस, भावना, क्लियर है ये चीज? डिजिटल सिग्नेचर इज ओवर फ्रॉम माय एंड। यस मैम। बहुत ज्यादा डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन बेसिस नेचर के ऊपर नहीं आएगा। यू कैन गेट अ क्वेश्चन काइंड ऑफ लाइक यू मे बी अ शॉर्ट नोट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, और हाफ क्वेश्चन यू कैन गेट। हाफ का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स बनाकर दे दिए, लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बनाकर दे दिए, सो देन ईच ऑफ दोस पार्ट्स विल बी कंस्टिट्यूटिंग लाइक हाफ मार्क्स फॉर दैट लॉन्ग आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, आप अपनी लैंग्वेज में इसको बनाकर लिख सकते हैं। प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको यही डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको भी वर्ड फाइल ओपन करके दिखाई हुई है, जनरली जो डिजिटल सिग्नेचर फाइल सर्टिफाई होती हैं वो फाइल होती हैं PDF। और जैसे हमारा PF डिपार्टमेंट है, ESI डिपार्टमेंट है, ये पूरे कंप्लीटली गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, और इनके ऊपर आजकल जो भी डेटा अपलोड होता है वो डिजिटली साइन होकर डेटा अपलोड हो जाता है और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। ये आजकल कंप्लीटली हर जगह हो चुका है ये, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पर्सन होगा जो PF का काम देख रहा होगा, ऑथेंटिकेट करेगा, हर डेटा को अपलोड करने के बाद वो अपने सिग्नेचर से उसको ऑथेंटिकेट करेगा, तभी मंथली प्रोसेस होते हैं। PF के चलान्स भी लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं PF के, या ESI के पैसे भी उनके सैलरी से कट के उनके ESI के अकाउंट में जाते हैं। ये सारा कुछ आजकल डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही हो रहा है। क्लियर है? Now I'm sharing with you the new screen, which is Information Technology Act. न्यू स्क्रीन दिख गई आप लोगों को? IT बोलते हैं ना, हम हर बार हम IT वर्ड यूज करते हैं। IT हमारे कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि IT इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या समथिंग लाइक दैट, और ऑनलाइन इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम मोर और लेस रिलेट करते हैं इंटरनेट से या कंप्यूटर से। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, which was in India, it was passed in the year 2000, बट इसके ऊपर काम शुरू हो गया था 1996 में ही। इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनाइटेड नेशंस है, UNO जिसे हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन, ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पर काम कर रहा था 1996 से ही, और उन्होंने इस चीज को आगे कि हाउ वी विल बी एबल टू प्रोसीड थिंग्स, और हम किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है तो क्या किसी को काम करने के लिए दूसरी कंट्री में जाके ही काम करना पड़ेगा, या दूसरी कंट्री के पर्सन को अपने यहाँ पर बुला के ही काम करना पड़ेगा, या हम किसी और एक इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू ऑनलाइन काम कर सकते हैं। उसके बाद से हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, प्रोसेसिंग, ईमेल पर काम, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि हमने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर डिपेंडेंट कर लिया। एंड फाइनली इन द ईयर 2000 दिस एक्ट वाज आल्सो पास्ड कि कोई भी चीज हम अगर यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है या ई-कॉमर्स के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, तो उसका एक लॉ भी बना दिया गया है जिसको हम साइबर लॉज भी कहते हैं। साइबर लॉ कहते हैं। दोस ऑल थिंग्स आर अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें हर चीज के बारे में, हर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में जो ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप, किसी भी फोन से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर हो रही है, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन हो या कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो, हर चीज इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर कंट्रोल होती है। चाहे सपोज हम किसी को मेल मार्क कर रहे हैं तो उस मेल का डेटा कहाँ सेव होगा, कौन से सर्वर पे सेव होगा, कहाँ कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें इस एक्ट के अंडर रहती हैं। सो in the year 2000, after that General Assembly of UNO, this act was passed in India and it is applicable and implemented in our country since 2000.
इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या था? कुछ भी हम काम करते हैं तो हमारा उसके पीछे एक मोटो होता है, एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं या उसको करने से क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चे, आप लोग कॉलिंग करना चाहते हैं? तो ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का क्या हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आपको मेरी स्क्रीन अभी तक दिख नहीं रही थी क्या? ये एक्ट जो है इट प्रोवाइड्स द लीगल रिकॉग्निशन टू द ट्रांजैक्शन डन। फॉर एग्जांपल, अगर आप हम किसी एक बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन को कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर हो भी गया पैसा, मैंने मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया, दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो गया या क्रेडिट नहीं हुआ, दोनों ही चीजों में इस चीज को ऑथेंटिक बनाना, लीगल बनाना कि ये काम हुआ तो उस चीज को माना जाएगा, या नहीं हुआ तो भी उस चीज को माना जाएगा। मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना, पहचान दिलाना कि कोई भी काम जो ऑनलाइन हो रहा है, ये एक्ट उसको बना इसलिए बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मेरा नाम एबीसी है, मैंने एक्सवाईजी को पैसे ट्रांसफर किए, कल को एक्सवाईजी बोलता है मेरे को तो कोई पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन मेरी बुक्स दिखा रही है कि मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुका है, उसकी बुक्स भी ऑफ कोर्स दिखाएंगी कि उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा। इस चीज को मानेगा कौन? मानना, रिकॉग्निशन देना कि हाँ ये काम हुआ है, वो ये एक्ट उसको रिकॉग्निशन देता है कि हाँ इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन मीन्स से हो रही है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी या नॉन मॉनेटरी भी। नॉन मॉनेटरी कैसा हो सकता है? मेल से कुछ ट्रांसफर करना, या किसी को आपने कोई मैसेज पहुंचा रहा है व्हाट्सएप पे या किसी और एप्लीकेशन पे जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है उनपे, तो ये सारी चीजों को रिकॉग्निशन देना कि हाँ ये चीज मानी जाएगी कि ये काम हुआ है। अगर सपोज आपने किसी को कुछ मेल में लिख कर दे दिया कि हाँ आई विल डू दिस वर्क ऑफ योर्स, कल को आप बोलते मैंने तो उसको बोला ही नहीं था, तो लेकिन अब आपने मेल किया हो तो उस मेल को रिकॉग्निशन माना गया है। लॉ मानता है कि आपकी आईडी से अगर कोई मेल गया हुआ है तो मतलब आपने ये चीज लिखी है और हम उसको मानेंगे कि आपने ये कही है। कल को आप फ्यूचर में उसको मना भी करते हैं तो लीगल रिकॉग्निशन उस चीज को मिलेगी जो हुआ है काम, किसके अंडर? अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन हुआ हो, चाहे वो कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो मॉनेटरी या कुछ भी, या नहीं हुआ हो तो भी उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। और लॉ भी या कोर्ट, जुडिशरी, क्योंकि हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ भी इस चीज को, हमारा जो लॉ है इंडियन लॉ, उस चीज को रिकॉग्निशन देता है। This also involves the use of alternatives to a paper-based method. देखिए पहले उससे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं था, जब मेल्स नहीं हुआ करती थी, तो हम सबसे ज्यादा क्या ही काम करते थे? आपको ध्यान होगा हम पहले जो कम्युनिकेशन करते थे, हम पोस्ट कार्ड्स लिखते थे, हम खत लिखा करते थे जिसको हम बोलते हैं लेटर्स लिखा करते थे, और दूसरे लोगों को जो दूर हमारे रिश्तेदार या जो भी कोई होते थे उनको हम लेटर्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते थे, जब फोन्स भी नहीं थे। या उसके बाद फोन आया तो फोन से कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया, या अब फोन से भी ज्यादा हम रिटन कम्युनिकेशन में मेल्स या इन सब चीजों पे कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली पेपर बेस्ड जो हमारा कम्युनिकेशन था उसको रिप्लेस किया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने। तो आईटी एक्ट उसी सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है हमारी, और इसीलिए ये बनाया गया था ताकि कोई भी फ्रॉड ना कर सके इसके अगेंस्ट। फ्रॉड कर रहा है तो पकड़ में आ सके, कोई भी काम इसके थ्रू हो रहा है तो उसको हम एक पहचान दें कि यस ये काम हुआ है, या अगर वो काम नहीं हुआ है तो भी हमारे पास रिकॉर्ड है कि काम नहीं हुआ, तो हम उसको भी फिर अकॉर्डिंगली हमारा कोर्ट भी और हर सिटीजन ऑफ द कंट्री इस चीज को माने, ये एज इट इज इसका यूजेज हो रहा है। ई कॉमर्स जैसे है, पहले हम बाजार जाके ही चीजें खरीदा करते थे, अब ई कॉमर्स एक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है हमारे उसमें लाइफ में, इम्पोर्टेंस इस चीज की हो गई है कि ऑल दी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है हम शॉपिंग उसी से करने लगे, इंक्लूडिंग ग्रोसरीज। हम सब्जी तक अमेजोन से खरीद पाते हैं, ये सब ई कॉमर्स है। और इन सब चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? आईटी एक्ट 2000। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी चीज है, उसको वो लीगल बना रहा है ये एक्ट कि हाँ भाई ठीक है, हम इस तरह से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हमारा ऑर्डर हमें डिलीवर हो जाएगा, हम इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के भी 10 मोड्स हैं, 5 मोड्स हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, व्हाटएवर एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये सारी चीजें हैं जिससे कि हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं।
ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल दी ट्रांजैक्शंस, मतलब मेन जो पॉइंट था, पहला पॉइंट वो ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल दी ट्रांजैक्शंस। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, आप उसको बोल रहे हो नहीं हुई या जो भी कुछ है, लेकिन अगर हुई है तो लीगल रिकॉग्निशन उसको मिलेगा कि हाँ भाई मानेगा कोर्ट, लीगल रिकॉग्निशन हुई है, ट्रांजैक्शन हो गई। जरूरी नहीं है कि आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक की लंबी लाइन में लगोगे, फिर वो आपको पर्ची देगा, उस रिसीट की ही वैल्यू है, ऐसा नहीं है। आपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, उसकी वैल्यू है, कोर्ट उसको मानेगा। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, जो हमने अभी डिजिटल सिग्नेचर टॉपिक पढ़ा, उस पर्टिकुलर मतलब ये डिजिटल सिग्नेचर कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आपने सर्टिफाई कर दिया थ्रू योर डीएस, उसको भी माना जाएगा कि आपने ही साइन करा है, आप ही रेडी थे इस चीज को एक्सेप्ट करने में। जो भी कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने आपके डीएस अगर उस पर लग गए का मतलब आपका अग्रीमेंट है उस चीज में। उसके अलावा फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसी। मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी पीएफईएसआई का, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, अब वो सब भी इस चीज को फैसिलिटेट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं। पहले पीएफ डिपार्टमेंट इतना मैनुअल काम करता था कि आदमी को पीएफ फंड निकलवाने के लिए वही लाइन में लगना होता था, डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, 2 दिन 4 दिन तक वो वापिस ही आता रहता था, उसका नंबर ही नहीं आता था, पीएफ का पैसा निकलता ही नहीं था लोगों का। अब इमीडिएटली आप ऑनलाइन अपना रिक्वेस्ट डालेंगे, आपके 3 दिन के अंदर अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करा है और इससे चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। आप सोचिए 150 करोड़ लोगों में से अगर 50, 60, 70 करोड़ लोगों का भी डेटा पीएफ डिपार्टमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, तो 70 करोड़ लोगों का कहाँ पर तो वो पेपर वर्क रखेंगे, कहाँ पर कितने पेपर रख पाएंगे, कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, पैसों को कहाँ कैसे रखेंगे, ये सब चीजें मैनुअल पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिकली ये चीजें हो रही हैं। और इन सब चीजों को भी कंट्रोल आईटी एक्ट ही कर रहा है। आईटी एक्ट ऑल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ द डेटा। हर डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर रहे हैं, राइट। आपकी अपनी डीएमसीज होती हैं, मार्कशीट्स हो गई, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, हर कोई आजकल फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख लेता है ना। जब चाहिए आप किसी को व्हाट्सएप कर दो पैन आधार कार्ड, उससे काम चल जाता है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिकली हम अपने डेटा को स्टोर ही नहीं कर पाते थे, हमें तो जी वही चाहिए होता था, प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंट आउट में उसका फोटो कॉपी करके फोटो कॉपी पे साइन लेके फिर जमा होता था। तो पेपर वर्क इससे रिड्यूस हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा होता है। It also gives legal sanction and also facilitate the electronic transfer of funds between banks and financial institutions. सबसे important तो यही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है अगर कोई भी और दूसरे के अकाउंट में इमीडिएटली विद इन सेकंड्स पैसा ट्रांसफर हो गया, इसको भी रिकॉग्निशन मिल रहा है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक का, पहले एप्लीकेशंस नहीं होती थी बैंक की, पहले ऑनलाइन बैंकिंग ही लोग बहुत कम लेते थे, नहीं लेते थे, जिसके पास ऑनलाइन बैंकिंग होती थी उसको पता नहीं क्या समझते थे, अरे इसका तो बहुत ज्यादा काम कर लेगा। 10 साल पहले ऑनलाइन बैंकिंग कोई नहीं करता था, सब बैंक में जाके ट्रांसफर करते थे पैसा या ज्यादा से ज्यादा एटीएम से निकाल के किसी को कैश दे देते थे, यही होता था। आजकल कितना इजी है, विद इन सेकंड्स इतने सारे वॉलेट्स हैं, गूगल पे, किसी के भी अकाउंट में कोई भी पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ ग्रांट लीगल रेगुलेशन टू द बैंकर्स, बैंकर्स को भी लीगल रेगुलेशन मिलती है कि हाँ ठीक है, हर बैंक आपने देखा होगा अपनी एक एप्लीकेशन जनरेट कर लेता है, लीगल एप्लीकेशन बना लेता है। वो एप्लीकेशन आपको गूगल इस पे स्टोर पे मिल जाती है, प्ले स्टोर पे भी मिल जाती है, एप्पल स्टोर पे भी मिल जाती है। तो ये कौन दे रहा है ये सब चीजों का रिकॉग्निशन? आपको कैसे पता कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे और इससे कोई काम करोगे तो वो फ्रॉड नहीं होगा? कैसे पता आपको? हम हर चीज को जो यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस भी है कुछ भी, उसको हम इसलिए ऑथेंटिसिटी के साथ यूज करते हैं क्योंकि उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है आईटी एक्ट के अंडर के हाँ हम इस तरह से आप एप्लीकेशन बना सकते हो और आपके यूजर्स इसको सेफली यूज कर सकते हैं। आप भी इसको सेफ मोड में उनको यूज करने का कुछ ऐसा चांस दोगे जिससे कि आपका फिल्टर सिस्टम, पासवर्ड्स कोई इस तरह से हैक नहीं कर सके आपके सिस्टम को, ये सारी चीजें आप इंश्योर करके दोगे। और आरबीआई बाकी सारे बैंक्स को भी ये ऑथराइज करता है कि आप की एप्लीकेशंस, आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही है, इसको हम रिकॉग्निशन देंगे। पहले क्या होता था, पासबुक की ही कॉपी चलती थी हर जगह कि आप बैंक जाओ जी, बैंक से पासबुक में प्रिंट आउट लेके आओ, उसकी कॉपी दोगे तो ही चलेगा। आजकल आप ऑनलाइन भी अपनी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके साइन करके देते हो, वो भी चल जाता है।
तो इसका मतलब क्या है कि हम पेपर वर्क से इलेक्ट्रॉनिक जो चीजों पे ट्रांसफर हो रहे हैं, आईटी एक्ट हमको ये सारी चीजों को फैसिलिटेट करने का मौका देता है कि हम ये सारी चीजें इस तरह से कर सकें। अब आईटी एक्ट का स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक का स्कोप अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका मतलब है कहाँ कहाँ पर इसका यूजेज है। स्कोप का मतलब कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज करके इसका फायदा उठा सकते हो, वो होता है स्कोप ऑफ एनीथिंग। तो स्कोप ऑफ आईटी एक्ट क्या है? हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होगा। कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ, पीडीएफ हुआ, उस पर आपके डिजिटल सिग्नेचर हो गए, मेरे डिजिटल सिग्नेचर हो गए, सपोज करिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो गया, दो पार्टीज में साइन हो गया। हमें उन दो पार्टीज को मिलने की जरूरत नहीं है, उसका प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, साइन पेन से करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पीडीएफ में कन्वर्ट किया, उसको दोनों सिग्नेचर से साइन करा डीएस से, वो लीगली वैलिड है। एक पर्सन इंडिया में बैठा है, दूसरा पर्सन अमेरिका में बैठा है, दो लोग बैठकर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, मिलने की जरूरत नहीं है। पहले मिले बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो आईटी एक्ट का ये भी स्कोप है। लीगल रिकॉग्निशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल माना गया है, गवर्नमेंट ने इसको डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल ऑथेंटिकेशन दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन होगा उसकी बराबर की वैल्यू है उस डॉक्यूमेंट की जो कि साइन होकर पेपर किसी को कोई देगा, बिल्कुल सेम वैल्यू है उसकी। और इसका थर्ड स्कोप है सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड आल्सो डिजिटल आर इन प्लेस, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी सिक्योर कैसे हैं हमारे, आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेव कैसे हैं? आपकी कोई भी बैंक स्टेटमेंट है वो आप निकाल सकते हो जब आप चाहते हो। अगर मैं चाहूँ आपकी बैंक स्टेटमेंट निकालना तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती। क्या आप मेरे बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हो? क्या आप मेरे बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो? कुछ भी ऐसी चीज नहीं चेक कर सकते का मतलब है मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दूसरे पर्सन के पास इलेक्ट्रॉनिकली नहीं पहुंच सकता। इसी को कहते हैं सेफ्टी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी कि पासवर्ड्स प्रोटेक्टेड बनाया है रिकॉर्ड्स को, या कोई एक ऐसा प्रोसेस बनाया है कि जिसके बिना आप एंटर करे बिना, कुछ डिटेल्स को एंटर किए बिना आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर ही नहीं सकते, और वो डिटेल्स आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बिल्कुल सेफ है। Next is a procedure for the appointment of the adjudicating officers for holding inquiries under the act is finalized। पहले क्या होता था, अगर आपको किसी पर्सन को के अगेंस्ट कोई वारंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास कोई ना कोई वारंट होना चाहिए, कोई एक ऑथेंटिकेटेड पेपर होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए पेपर पे जिसके बेस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, या पुलिस किसी को जाके गिरफ्तार कर सकती, तो उसके पास पेपर पे वारंट होना चाहिए था। आजकल अगर उनको इलेक्ट्रॉनिकली भी ये चीज भेजी जाती है उनके ऊपर अथॉरिटी से, तो उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फॉलो करते हैं। Provision for establishing a cyber regulatory appellate tribunal under the act। ट्राइब्यूनल्स बेसिकली हम कोर्ट ही कहते हैं, रिस्पेक्टिव कोर्ट, जैसे कि एपेलेंट कोर्ट हो गया, एपेलेंट ट्राइब्यूनल हो गया, वो कोर्ट जहां पर की अपील सुनी जाती है, अपील सुनी जाती है। जैसे मैंने आपको अभी एक नाम बताया था साइबर लॉ। साइबर लॉ एक लॉ है जिसके अगेंस्ट आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड हुआ है उसके अगेंस्ट आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो साइबर लॉ के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्निशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, अगर उसके थ्रू कोई फ्रॉड हुआ है तो वो भी चीज आपको साइबर क्राइम के अगेंस्ट उस चीज को रजिस्टर किया जाएगा, कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाएगा। हालांकि होता कुछ नहीं है, अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें, किसी के पैसे आज तक वापस तो आए नहीं है जो कंप्लेंट करता है, बट एटलीस्ट आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो गवर्नमेंट के पास, पुलिस उसके ऊपर कोशिश करेगी पैसा वापस लाने की या देखने की कि कहाँ पर पैसा गया, किस अकाउंट में गया, कब गया, पैसा वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, या किसके अकाउंट में गया तो वो पर्सन कौन है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, ये सारी चीजों पर काम हो सकता है। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है और कंप्लेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ साइबर लॉ के अंडर है। एक प्रॉपर क्राइम टीम है साइबर की जो कि ये सब चीजों को का ट्रैक रखने में हेल्प करती है। वो लोग आईटी के ही लोग होते हैं जो ट्रैक करते हैं, ठीक है, कौन सी किस आईपी एड्रेस पे ये ट्रांजेक्शन गया, कहाँ पर गया, किस अकाउंट में गया, उस अकाउंट का क्या डिटेल्स है, ये सारी चीजें वो ऑनलाइन निकाल सकते हैं बहुत हद तक, और कुछ हद तक उनको गवर्नमेंट से भी एक्सेस होता है तो वो अदरवाइज भी निकाल लेते हैं। तो एक तरह से ये भी स्कोप है इस चीज का। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द साइबर एविडेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू दी ओनली इन दी हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में भी कोई अगर हम अपील कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो अपील आप हाई कोर्ट में भी ऑनलाइन कर सकते हैं।
Digital signatures will use an asymmetric crypto system and also a hash function. जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल सिग्नेचर एसिमेट्रिक एक क्रिप्टो सिस्टम है. क्रिप्टो सिस्टम का मतलब जो चीज कहीं किसी कंप्यूटर में ही सेव्ड और कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिकली ही कोई चीज हो रही है उसको हम क्रिप्टो सिस्टम कहते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पेपर पे नहीं हो रहा कोई काम, उसका उस पर्टिकुलर सिस्टम को आप छू नहीं सकते हो, लेकिन आप कर रहे हो सिस्टम में बैठकर, वो हो भी रहा है, पैसा उधर से उधर ट्रांसफर हो गया, आपने किसी को पैसा दिया नहीं फिजिकली, आपके खुद के हाथ में भी नोट्स नहीं थे, आपने जिसको दिया उसके हाथ में भी नोट्स नहीं आए, बट उसके अकाउंट में पैसा चला गया. तो ये क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू हो रहा है. कोई डॉक्यूमेंट पे आपने साइन नहीं करे, कोई प्रिंट आउट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आपने साइन कर दिया, दैट मीन्स इट इज एज गुड एज क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू वो काम हो जाना, देखे बिना छुए बिना वो काम को हो जाना इज क्रिप्टो सिस्टम. Digital signature is also that sort of. Now provision for the appointment of the controller of the CCA जो हमारा होता है कंट्रोलर अथॉरिटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू लाइसेंस एंड रेगुलेट द वर्किंग सर्टिफाइड अथॉरिटीज. जो भी कंट्रोल कर रहा है हमारे ऑनलाइन लॉज को, साइबर लॉज को, इलेक्ट्रॉनिक लॉज को, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं बहुत सारी जो काम कर रही हैं, उन अथॉरिटीज को का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीसीए करेगा. सीसीए का अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट करेगी. तो ये सारी चीजें हो रही हैं ताकि एक पर्सन चेक एटलीस्ट करने के लिए, ऑनलाइन ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन कंट्रोल करने के लिए अपॉइंटमेंट जरूर होगा, स्टाफ चाहिए, लोग चाहिए जो इस चीज को बैठकर कहीं ना कहीं से बैठ के कंट्रोल तो कर सके. ठीक है. Senior police officers or other officers जो भी हैं can enter in any public place and search and arrest without warrant. विदाउट वारंट का मतलब वारंट प्रिंट आउट में आपको लेने की जरूरत नहीं है. वारंट अगर आप फोन में भी उनको दिखाओगे सॉफ्ट कॉपी में तो वो चलेगा. चालान भी आजकल आपको प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे चालान मेल पर आ जाता है, चालान आपके मेल पर या ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाता है, आपके घर मेल पर आपको फोन पे पहुंच जाएगा. तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते थे पहले और जो सिर्फ पेपर पे ही काम हुआ करते थे, वो आजकल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये हो रहे हैं और उनको ऑथेंटिसिटी मानी जा रही है उनकी, चाहे वो वारंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई चालान हो, कुछ भी हो. प्रोविजंस फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. जो भी कुछ हमारे साइबर रेगुलेशंस या साइबर लॉज हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, उसके हिसाब से जो हमने अपने साइबर लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी बनाई हुई है, साइबर लॉज या साइबर रेगुलेटिंग अथॉरिटी, एडवाइजरी अथॉरिटी, वो लोगों की तो होती है, मगर वो एडवाइस गवर्नमेंट को और कंट्रोलर को टाइम टू टाइम इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स कर सकते हैं, जूम मीटिंग्स कर सकते हैं, फोन पे समझा सकते हैं, मेल्स पे अपने एडवाइजेस दे सकते हैं, मेल्स पे कॉरेस्पॉन्ड हो सकता है. सब कुछ करता है कौन? साइबर रेगुलेटरी एडवाइजरी अथॉरिटी. ये सारी चीजें, ये कमेटी, सारा काम जो है अंडर आईटी एक्ट ही हो रहा है. ठीक है. एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, छोटा सा एक पैराग्राफ बचा है जो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी. 2 मिनट की क्लास बची है. किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए. हमारा आईटी एक्ट भी अदरवाइज कंप्लीट हो गया है. सो इफ आई गो टू योर सिलेबस, अगर मैं सिलेबस देखूं तो सिलेबस में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें रह गए हैं हमारे कवर करने से, अदरवाइज मोर और लेस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. like 90% of our syllabus is completed. There are only 2-3 topics. अगर बड़ा टॉपिक मैं कोई कहूँ तो बड़ा टॉपिक कोई ऐसा बचा नहीं है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही था, या फिर अभी आईटी एक्ट बड़ा टॉपिक था एक जो हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है आज के लेक्चर में. तो छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हम 2-3 क्लासेस में कवर करने की कोशिश करेंगे. और जैसे ही हमारा ये 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको 4th दे दूंगी, टेस्ट भी और असाइनमेंट भी. असाइनमेंट मुझे बहुत कम आए हैं, 3rd और 2nd. आप प्लीज समझने की कोशिश करिए. जितने लोगों के असाइनमेंट, ये सब अटेंडेंस वगैरह आ रही है मेरे पास, मैं उन्हीं लोगों का कंसिडर करूंगी, मैं और किसी का कुछ कंसिडर नहीं करने वाली हूँ. और इंटरनल्स मैंने अकॉर्डिंगली ही लगाने, ये आप लोग सोच के चलिएगा. ठीक है. ठीक है, तो फिर अभी क्लास को ओवर करते हैं हम. आरटीआई एक्ट बचा है एक मेन जो हमें नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए. आरटीआई एक्ट में आपको बता दूंगी, राइट टू इंफॉर्मेशन. उसके बाद मोर और लेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, थैंक यू.